फ्रेंड्स, नमस्कार। हम प्रीति व्रतवंशी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस। आपका एनसीईआरटी मास्टरी पर भरपूर स्वागत है। आज से हमसे बने रहिएगा अंतिम सेशन तक। चलिए दोस्तों, आज पढ़ाएंगे कि भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। ये एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 का बुक है और हम पढ़ाएंगे लगभग क्लास 12 तक एनसीईआरटी बुक पढ़ाएंगे। उसके बाद सुनील सर पढ़ा ही रहे हैं हिस्ट्री, और उसके बाद हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल, और सर आएंगे जो कि ज्योग्राफी लेकर आएंगे। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। कौन सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में पहला चैप्टर का नाम है क्या दोस्तों? पहला चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में यहाँ पे 3 चीजें दी गई है। पहला है कि संविधान है क्या। संविधान है क्या? कोई भी चीज पढ़ने से पहले जानिए कि वो होता क्या है। और दूसरी बात कि संविधान की जरूरत क्यों है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना है क्या दोस्तों, ये जानिए। और दूसरी बात, पढ़ना जरूरत क्यों है। पढ़ना जरूरत क्यों है। उसी तरह हमारे देश में संविधान होता क्या है और संविधान की जरूरत हमारे देश में क्यों है। संविधान की जरूरत क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान के लक्षण क्या। लक्षण यानी कि विशेषताएं क्या है। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। किसी भी व्यक्ति में मतलब कि क्या विशेषताएं होती है या क्या उसमें लक्षण होते हैं, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ओके, तो जानते हैं संविधान क्या। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे समाज में, तो दूसरा मार्कर लेते हैं, अब ब्लैक मार्कर लेते हैं, बोलिए। जो हमारे समाज में, समाज माने सोसाइटी, जैसे कि एक गांव है, उस गांव के आसपास जो हमारे पड़ोसी रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समाज। इधर रह रहे हैं, इधर रह रहे हैं, चुन्नू मुन्नू लालू पुल्लू मौसी पुआ काकी जो लगती है गांव में, और शहर में भी जो आसपास के पड़ोस रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समाज। तो हमारे समाज एवं समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को, किसको? प्रत्येक नागरिकों को। मान लीजिए ये हमारे देश है, इसमें रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को, प्रत्येक नागरिकों के लिए उचित ढंग यानी कि सही ढंग के तरीके की न्याय व्यवस्था एवं सामाजिक रूपरेखा को चलाने के नियम एवं कानून का पालन कराता है, वो संविधान कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, संविधान होता क्या है, ये तो मोटे मोटे बड़ी बड़ी बातों बोल दिया, सीधी बात नो बकवास। संविधान वो है जो कि किसी भी घर में आप देखते होंगे, एक दादाजी होंगे या दादी जी होंगे, वो पूरे घर को चलाते हैं। कुछ उसके घर में रूल्स होते हैं कि पोता पोती इतना बजे के बाद घर नहीं जाएगा, तो ये रूल्स होता है, अपने नियम होते हैं घर की। उसी तरह हमारे देश में, किसी भी देश में, हमारे देश छोड़िए, किसी भी देश में, अमेरिका हो, कनाडा हो, जापान हो, जो भी हो, भारत हो, उसमें सभी नागरिकों को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जो नियम होते हैं, नियम रूल्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या? संविधान। वो संविधान कैसा हो सकता है? वो संविधान 2 तरह की हो सकती है। कितने तरह की? 2 तरह की। या तो लिखित हो सकती है, लिखित संविधान, और दूसरी हो सकता है कैसा? मौखिक संविधान। मौखिक माने बोल बोल कर रखते हैं, जैसे मौखिक संविधान। ये दोस्तों जानते कहाँ है? ये है ब्रिटेन में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में मौखिक संविधान है। और हमारे देश में कैसा संविधान है? लिखित संविधान। हम लोग कौन सा देश में रहते हैं आप लोगों को पता ही होगा, तो हम लोग इंडिया में रहते हैं जरूर। तो इंडिया में कैसा संविधान है? मौखिक संविधान नहीं, सॉरी, लिखित संविधान है।
दुनिया का सबसे बड़ा संविधान अगर कहा जाए, लिखित संविधान किस देश का है, तो वो इंडिया का है। किसका है? इंडिया का है। और अमेरिका भी लिखित संविधान है, भारत में भी लिखित संविधान है, और कुछ मौखिक संविधान भी। संविधान, मान लीजिए कहीं पे आप मैच खेल रहे हैं, मैच में अगर कोई रूल्स ना हो, कोई कानून ना हो, खेल रहे हैं, झगड़ा हो गया, तो वहां पे कौन सा मतलब कानून नहीं है तो कैसा होगा? किसी को डर नहीं लगेगा, किसी को कुछ भी नहीं, मतलब ही नहीं रहेगा, कोई मजा ही नहीं खेलने में। तो इसी तरह हर चीज को चलाने के लिए एक हमारे देश में कई सारे महापुरुषों ने, चिंतकों ने सोच विचार कर सोचा समझा गया, और मतलब बहुत ही चिंतन करने के बाद मतलब विचार रखे कि हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संविधान। पूरे संधि का विधान होना चाहिए। पूरे देश को नागरिकों को चलाने के लिए एक कानून होना चाहिए। अब देखिए, किसी गांव में रह रहे हैं, कोई कानून नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई थाना नहीं, कुछ भी नहीं है, और वहां पे झगड़ा होता है, मारपीट हो जाता है किसी केस मामले में, तो वहां पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। किसी को न्याय मिलेगा, जिसको बल है उसी को न्याय, मतलब वही जीतेगा, और जिसको बल नहीं है वो तो नहीं जीतेगा। तो इस स्थिति में कानून होना जरूरी है। इसी को हम क्या कहेंगे? संविधान। तो हमारा देश का संविधान कैसा है दोस्तों? तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। कैसा संविधान है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान। तो किसी भी देश में संविधान, समझ गए संविधान क्या है? किसी भी देश में नागरिकों को चलाने के लिए सुव्यवस्थित तरीके से जो कानून बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संविधान। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्लास 9th में भी चर्चा करेंगे कि संविधान कब बना, कब लागू हुआ, कितने दिनों में बना संविधान। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, ना भी लगे तो बताइएगा कितना दिन में संविधान बनकर फुल्ली तैयार हुआ था। तो ये आप समझ गए, कन्फर्म। आप चलिए ये देखते हैं संविधान की जरूरत क्यों है। क्या ऐसी स्थिति है जो संविधान हमें बनाना पड़ा, या हमें क्या जरूरत है? जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो क्यों मेरे हमको जरूरत है कि हम पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा, है ना? तो इसी तरह किसी भी देश में संविधान की जरूरत होती क्यों है आखिर? तो समाज का मूलभूत मतलब बेसिक आधार स्वरूप क्या हो, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा इसको मिटाने, बोर्ड छोटा है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। समाज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो ये संविधान ही तय करता है। कौन तय करता है? संविधान। देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, कहीं तानाशाही तो नहीं हो, कहीं राजा का शासन तो नहीं हो। तो ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? इसी में, देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, सत्ता का दुरुपयोग न हो। किसमें? देश की राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता का दुरुपयोग न हो, इसलिए हमें संविधान की जरूरत होती है। उसके बाद खुद को अपने आप से बचा सके। कई बार हमें डर नहीं होने के कारण हम किसी का खून भी कर देंगे, तो हमें अगर कोई हमें डांटने वाला या हमें कोई सजा देने वाला नहीं होगा दोस्तों, तो हमें डर नहीं लगेगा। तो ये कह रहा मतलब ये कौन रहा है व्यक्ति को? तो वो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन डरा के व्यक्ति अपने आप से बचाता है, तो खुद को अपने आप से बचा सके। अभी मेरा मन करता है कि किसी को मार दूं, लेकिन फिर डर लगता है कहीं मैं मार दूं तो जेल में मैं सड़ूंगी 5 साल 10 साल। उसके बाद ये तो अपने आप से बचाता है। और कभी कभी हमारे विचार में आते हैं कि अरे भाई वो नेता बहुत फलना चिल्ला नेता बहुत खराब है, जिससे कारण खराब है, तो ऐसा लगता है कि उस सारा नेता को मतलब हटा दूं और तानाशाही शासन या सैन्य शासन लागू कर दूं।
तो इस स्थिति में अराजकता फैल जाएगा। तो हमें कौन रोकता है? तो संविधान हमें इन सब विचारों से रोकता है, इसीलिए हमें संविधान की जरूरत है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद ये तीसरी है, भारतीय संविधान के लक्षण, यानी कि संविधान की विशेषताएं क्या है दोस्तों? क्या है भारतीय संविधान की विशेषताएं? संघवाद, ये क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए अभी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। संघवाद, एक या एक से ज्यादा स्तर की सरकार होती है। एक या एक से ज्यादा स्तर की सरकारें। देखिए दोस्तों, हम रह रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में रह रहे हैं और हम शासन करना चाहते हैं गांव में, ठीक है। तो संघवाद में क्या चर्चा कर रहे थे? एक रखे या दो भी रखे, दो या दो से अधिक स्तर की जो सरकार होती है, भाई सीट भी नहीं है बहन जी, चलिए यहाँ हम बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया केंद्र, ठीक है, ये हो गया राज्य और ये हो गया पंचायती। क्या हो गया? पंचायती। तो मान लीजिए हम क्या बोल रहे थे, हम दिल्ली में रहते, ठीक है, हम शासन करना चाहते हैं, हम एक ही देश का मालिक हैं, दिल्ली में रह रहे हैं और पूरे इंडिया को चलाना है। और गांव में मतलब एक ही व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पे हम रह रहे हैं और यहाँ हमको चलाना है, यहाँ के लोगों को देखना है, सब कुछ यहाँ पे वितरण करना है, ठीक है। तो हम एक व्यक्ति से पूरे नहीं जान सकते हैं, पंचायती व्यवस्था में कैसी होगी ये सब हम नहीं जान सकते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में विशाल जैसे देशों में, बहुत बड़े देश होने के कारण, बहुत बड़े जनसंख्या होने के कारण ऐसा सोचा गया क्यों ना हम पंचायती लोगों के ही, स्थानीय लोगों को ही हम सत्ता दे दिया जाए और वो भी शासन करें और हम भी शासन करें। तो जिसके कारण और ये समझा गया कि क्यों ना हम मतलब केंद्र को मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ संघ नहीं रखेंगे और संघवाद रखेंगे। मतलब सरकार केवल एक नहीं होंगे बल्कि स्तर उसका दो या दो से अधिक होंगे। तो यहाँ पे हो गए केंद्र सरकार, यहाँ पे अपना शासन कर रहे हैं, यहाँ पे राज्य सरकार ये भी शासन कर रहे हैं और ये पंचायती राज्य ये भी शासन कर रहे हैं। पंचायती राज्य में देखते होंगे मुखिया, राज्य में देखते होंगे मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्र में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो सभी अपनी अपनी भागीदारी निभाते हैं और अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। इसी को कहा गया संघवाद, फेडरलिज्म। क्या कहा गया? फेडरलिज्म। तो एक तरह से आप अच्छी जानकारी, मान लीजिए गांव की जानकारी, किसी गांव बहुत दूर का, वहां पे आप गए सर्वेक्षण करने, लेकिन आप गए तो आपको शायद जितना अनुभव, जितना जानकारी वहां के व्यक्ति को होगा, पंचायती राज जो होता है जैसे गांव में, तो गांव का जितना अनुभव व्यक्ति को होगा, ज्ञान, उतना हमको नहीं होगा क्योंकि हम कहीं और रहते हैं और उससे हमको उतना संबंध नहीं होता है, जिसके कारण अच्छा हम उसका नहीं कर सकते, भला उस गांव का उतना अच्छा नहीं कर सकते। इसीलिए इन्हें सोचे कि क्यों ना हम जो पंचायती राज का जो व्यक्ति होगा, स्थानीय स्तर का जो मतलब कि गांव का जो या छोटे छोटे गांव शहर का जो व्यक्ति है, उसी को हम क्यों ना वहाँ के प्रधान बना दिया जाए और वो सारे लोगों को देखे, सारे लोगों को अच्छी तरह से कोई भी योजना या कुछ भी मतलब योजना अच्छे से लागू करें। इसीलिए तो संघवाद लाया गया दोस्तों। संघवाद समझ गए? संघवाद यानी एक या दो से अधिक स्तरों वाली सरकारें की होना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो समझ गए इसका मतलब। ये भी आगे फिर चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी बातों, क्योंकि ये तो हमने मुंह से बताए और कुछ कुछ बुक वाले बताएंगे। और दूसरी है क्या? संसदीय शासन पद्धति। दूसरा क्या है? संसदीय शासन पद्धति। हम अपनी मन पसंद से हम अपने क्षेत्र का सांसद चुनकर
प्रतिनिधि बनाकर हम पर को वह शासन करता है। हम एक वोट देकर सांसद चुनते हैं और वह सांसद पीएम मतलब प्रधानमंत्री बनाते हैं, ठीक है। तो ये संसदीय शासन पद्धति है हमारे देश में। हर किसी को मतलब कि इलेक्शन में खड़े होने का विकल्प उपलब्ध है, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कुछ भी हो, सबको अधिकार है मतलब कि चुनाव लड़ने का, उम्मीदवार बनने का। 21 वर्ष हो गए, 18 वर्ष हो गए तो आप वोट डाल सकते हैं। 21 वर्ष हो गए तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। 25 वर्ष के हो गए तो आप लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये संसदीय पद्धति हमारे देश में है, ठीक है। इसका प्रमुख आगे बढ़ेंगे, इसका प्रमुख हमारे देश में संसदीय पद्धति के बारे में, संसदीय के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा यानी कि शक्ति किसी एक के पास नहीं होगा। जैसा कि यूनियन में पढ़ते होंगे, फिर परिसंघीय सरकार, फिर संघीय सरकार, उसके बारे में बाद में चर्चा, ठीक है। सॉरी, अभी इतना ही ध्यान देते हैं। शक्तियों का बंटवारा यानी कि शक्ति है, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ बताएं, यहाँ बता देते हैं, ठीक है। ये हो गया कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है। तो आर्टिकल, ये तीनों आर्टिकल 50 में वर्णन किया गया है कि ये तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे, यानी संलग्न नहीं होंगे। आर्टिकल 50 में डीपीएससी में पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ये शक्तियों का पृथक्करण यानी शक्तियों का बंटवारा का अर्थ मतलब हुआ कि कार्यपालिका अपने क्षेत्र में काम करेंगे और विधायिका अपने क्षेत्र में काम करेंगे और न्यायपालिका अपने क्षेत्र में काम करेंगे। कार्यपालिका यानी कि पीएम से संबंधित, विधायिका यानी कि विधायक सीएम ये सबसे संबंधित, और न्यायपालिका न्याय करने से संबंधित है, ठीक है। तो शक्तियों का बंटवारा सबसे पहले फ्रांस में शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया था मोंटेस्क्यू के द्वारा। आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी जितना है बुक में उतना ही चर्चा करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज है तो बेसिक जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। सभी को बेसिक पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ के आप यूपीएससी में सिलेबस में काफी अच्छा मतलब रोल कर सकते हैं, अच्छा आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं और समझने के लिए तो काफी बेहतर है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, जो सभी नागरिकों के फेवरेट अधिकार है। वो कौन सा अधिकार है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या होता है? किसी भी देश में वहां के निवासी को या वहां के नागरिकों को मूलभूत जो अधिकार दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट वहां के निवासी को दिया जाता है विशेष तौर पर, और इसे कोई नहीं छीन सकता है। क्या? इसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। ये सरकार को नियंत्रण भी करती है। इसके द्वारा, मौलिक अधिकार के द्वारा नागरिक सरकार को एक लक्ष्मण रेखा के अंदर ही सरकार काम करती है। तो ये एक अप्रत्यक्ष रूप से मौलिक अधिकार ही नियंत्रण करते हैं, किसको? सरकार को। तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेके 35 तक वर्णन है भाग 3 में। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आगे है एनसीईआरटी पुस्तक में उपलब्ध है। बहुत मजा आएगा फंडामेंटल राइट पढ़ते समय आपको। उसके बाद ये अंतिम है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म बड़ा ही विवादित शब्द है, लेकिन हम इसको आसान करके दिखाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। एक आप पढ़ेंगे प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में पढ़ेंगे पंथ निरपेक्ष, और यहाँ पे पढ़ेंगे क्या? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता के बारे में
सीधी बात, धर्मनिरपेक्षता कहाँ पे बताऊं, यहाँ पे बताती हूँ। धर्मनिरपेक्षता, इसका मतलब हुआ राज्य के नजर में सभी धर्म समान है, सभी धर्म समान है। राज्य की नजर में सभी धर्म समान है, किसी विशेष धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हिंदू की आबादी अधिक, हिंदू संप्रदाय की आबादी अधिक है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू का ही वर्चस्व रहेगा और हिंदू को अधिक मूलभूत सुविधा मिलेगी। ऐसा दोस्तों हमारे संविधान में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश में सर्वोपरि धर्म की बात की गई है। तो यानी सभी धर्म को सम्मान किया जाता है। भारत जैसे देशों में सभी धर्म को सम्मान किया जाता है। सभी धर्म राज्य की नजर में क्या है? समान है। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता है, आर्टिकल 25 से 28 तक धर्मनिरपेक्षता फंडामेंटल राइट में चर्चा की गई है। फंडामेंटल राइट में चर्चा की गई है कितना से? 25 से 28। ठीक है। तो राज्य के नजर में सभी धर्म समान होंगे, अर्थात कोई भी धर्म राज्य के लिए विशेष नहीं होगा, ना ही विशेष दर्जा दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर चर्चा करेंगे धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में। बहुत सारा टॉपिक लेकर आएंगे जब एनसीईआरटी पुस्तक में से सारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम मतलब रखेंगे बातों को। और ये पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष, भारतीय धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ, धर्मनिरपेक्ष आया कहाँ से, ये सब चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपने समझ गए होंगे शायद। और आज तो हमने सिर्फ अपने से लिखकर ऐसे ही बताए हैं, और कल लिख कर आएंगे और आपको भी लिखवाएंगे कि संघवाद क्या होता है, संसदीय शासन पद्धति क्या, क्योंकि हम तो मुंह से बोले और समाप्त हो गया होगा, इधर से सुने इधर से निकल गया होगा। और संविधान की जो जरूरत है, इसके बारे में जो तीन संविधान का स्वरूप क्या है उसके अंदर जाएंगे, फिर राजनीतिक व्यवस्था कैसी है उसके अंदर जाएंगे, फिर जो हमें उन्माद से बचाता है वो सब भी चर्चा करेंगे। तो कल लिख कर आएंगे। ठीक है। और यहाँ तक आप शायद समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा न लगे तो आज पहली दिन था, इसलिए थोड़ा कुछ माफ कर दीजिएगा। इसके अंतिम में हम एक दोहा गाना चाहेंगे कबीर जी का, काफी अच्छा लगता है, इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। कबीर सूता क्या करे, जागे जपी मुराद, एक दिन तू भी साबेगा, लंबे पाँव पसार कबीरा, लंबे पाँव पसार।